Hello students and all the viewers. I am Mohammad Rafat Khan and you are watching my YouTube channel. अच्छा, अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में एक बात पढ़ी, एक बात समझी और एक बात सीखी। वो ये कि जो लाइट होती है, जो रेडिएशंस होती हैं, उनकी डुअल नेचर होती है, उनका डुअल बिहेवियर होता है। मतलब जो लाइट होती है उनका वेव लाइक बिहेवियर भी होता है और लाइट का या रेडिएशन का पार्टिकल लाइक बिहेवियर भी होता है। और हमने देखा, हमने समझा और हमने बहुत दफा डिस्कस किया वो ये कि लाइट या रेडिएशन वेव लाइक बिहेवियर कब करती है, जब करती है जब उसके सामने मतलब जो है हम किन एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं, जैसे कि इंटरफेरेंस हो गया, जैसे कि डायफ्रैक्शन हो गया, जैसे कि पोलराइजेशन हो गया। इन इफेक्ट्स में, इन फिनोमिना में हमारे पास रेडिएशंस का या लाइट का जो बिहेवियर आता है वो कौन सा आता है सामने? वेव लाइक बिहेवियर। और इस तरीके से लास्ट जो 2 प्रीवियस लेक्चर्स है मेरे, जो अभी मैंने अपलोड किए हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, उसमें हमने बात सीखी समझी डिटेल के अंदर कि इन इफेक्ट्स में हमारे पास लाइट का, रेडिएशन का जो बिहेवियर सामने आता है वो कौन सा आता है? पार्टिकल बिहेवियर। तो इससे हमें ये बात क्लियर हो गई, पता चल गई कि हाँ भाई, जो रेडिएशंस होती हैं, जो लाइट होती है, उनकी डुअल नेचर होती है। मतलब कैसे कि अगर हमारे पास कोई लाइट है या कोई रेडिएशन है, इन रेडिएशंस का, इस लाइट का हमारे पास डुअल बिहेवियर होता है। एक होता है वेव लाइक बिहेवियर, ठीक है, और एक होता है पार्टिकल लाइक बिहेवियर। पार्टिकल लाइक बिहेवियर, ठीक है, ये बात हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, वेव लाइक बिहेवियर लाइट का कब होता है? जब हम पढ़ते हैं जैसे कि इंटरफेरेंस हो गया, जैसे कि डायफ्रैक्शन हो गया, जैसे कि पोलराइजेशन हो गया, ठीक है ना। तो लाइट का वेव लाइक बिहेवियर इन इफेक्ट्स में, इन फिनोमिना में हमारे सामने आता है बकायदा। और इसी तरीके से लाइट का या रेडिएशंस का जो पार्टिकल लाइक बिहेवियर होता है वो कब सामने आता है? जब हम पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि हमने अभी पढ़ा, और कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। तो इससे ये बात तय हो गई कि जो लाइट है, जो रेडिएशंस हैं, उनका डुअल नेचर होता है। अच्छा, अब देखें, बल्कि काम करते हैं, पहले इस बात को एज नोट्स के तौर पर पहले यहां पर लिखते हैं और चलते हैं मजीद इस टॉपिक को आगे लेकर। सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे कि वी हैव सीन दैट रेडिएशन, इसी बात को जो हम पढ़ चुके हैं इसको मैं नोट्स की फॉर्म में यहां पर लिख रहा हूं ताकि आपके पास एक नोट्स की फॉर्म में मैटर जमा हो जाए। तो वी हैव सीन दैट रेडिएशन हैज डुअल बिहेवियर, ऐसे ही है, डुअल बिहेवियर। दैट इज, कौन कौन सा बिहेवियर होता है? वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक, ठीक है। सबसे पहली बात ये आ गई। अच्छा, अब इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक साइंटिस्ट था, बल्कि यूं कह लो कि एक पीएचडी का स्टूडेंट था, नाम उसका कंप्लीट था लुइस डी ब्रॉगली। लिखा हुआ ना डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, एक्चुअली ये वही स्टूडेंट है, और या यूं कह लो कि ये फिजिसिस्ट है, साइंटिस्ट है। 1924 की ये कहानी है, 1924 की ये कहानी है। इसके जहन में एक सवाल आया, या यूं कह लो कि इसके जहन में एक सजेशन आई। वो ये कि अगर लाइट, या यूं कह लो कि अगर एक रेडिएशन एज अ पार्टिकल बिहेव कर सकती है, यानी कि पहले यूं समझो कि आप लाइट को कंसीडर किया जाता था वेव, तो मैं इसको यूं भी कह सकता हूं कि अगर एक वेव एज अ पार्टिकल बिहेव कर सकती है तो क्या एक पार्टिकल एज अ वेव बिहेव नहीं कर सकता? ये थी वो सजेशन, ये था वो सवाल जो डी ब्रॉगली के जहन में आया 1924 के अंदर। और उसके बाद इस सजेशन के ऊपर इसने काम किया, थियोरेटिकल सारा वर्क किया। मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी इक्वेशंस, थियरीज, उन सबको पढ़ के, लिख कर, मर्ज करके इक्वेशंस बना के एक इक्वेशन बना के, फॉर्मूला बना के देकर इसने पूरी एक हाइपोथेसिस थ्योरेटिकल फॉर्म के अंदर दे दी। उस टाइम तक सिर्फ ये हाइपोथेसिस थी, सिर्फ एक सजेशन थी, लेकिन कुछ सालों के बाद बकायदा इस बात को प्रूव किया डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के जरिए, जो बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है। वो करना कुछ और चाह रहे थे, लेकिन एक्सीडेंटली उन्होंने इस बात को प्रूव कर दिया था। उसके बाद जो है वो उनको भी नोबेल प्राइज दिया गया। और इस बात को प्रूव होने पर, जो इसने सिर्फ सोची थी, सजेस्ट किया था, खाली एक सवाल जहन में आया था, सिर्फ एक थ्योरी की हद तक था,
इस बात के कुछ सालों बाद प्रूव होने के बाद, एक्सपेरिमेंटल प्रूव होने के बाद डी ब्रॉगली को भी नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, तो सजेशन क्या थी, अगेन रिपीट कर रहा हूं, इसने कहा कि अगर एक लाइट, अगर रेडिएशन एज अ पार्टिकल बिहेव कर सकती है, जैसे कि किया फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कॉम्पटन इफेक्ट में जो लाइट होती है वो बिहेव करती है एज अ पार्टिकल, तो उसने बोला कि क्या एक पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन, जैसे कि प्रोटॉन, क्या वो एज अ वेव बिहेव नहीं कर सकते? ये था सवाल। तो एक काम ही करते हैं, इस बात को यहां पर लिख देते हैं, यही एक्चुअली हाइपोथेसिस है और यही इसका जो है वो सजेशन था, बोल्ड सजेशन था। तो यहां पर मैं इस बात को लिख सकता हूं कि इन 1924 साइंटिस्ट का नाम था लुइस डी ब्रॉगली, डी ब्रॉय भी कहते हैं इसको ना, इसकी प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होती है, डी ब्रॉगली या डी ब्रॉय। So in 1924, Louis D. Broglie suggested that के बाद अब मैं लिख रहा हूं बकायदा इसकी स्टेटमेंट जो उसने सजेस्ट किया था कि इफ लाइट, या यूं कह लो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है ना, लाइट का मतलब ये हो जाता है ना, लाइट कह लो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कह लो, कि इफ लाइट यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन बिहेव एज अ पार्टिकल, क्योंकि ये बात सामने आ चुकी थी, ये बात इसके सन में, मतलब इस ईयर में प्रूव हो चुकी थी बहुत टाइम पहले, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर, कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर, कि हाँ भाई जो लाइट होती है वो बिहेव करती है एज अ पार्टिकल। तो इफ लाइट कैन बिहेव एज अ पार्टिकल, देन अ पार्टिकल, जैसे कि कौन सा पार्टिकल, लाइक इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, और जो भी है इसके अलावा, देन अ पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कैन ऑल्सो बिहेव एज अ वेव। ये थी सजेशन और ये था हमारे पास जो है वो हाइपोथेसिस, जो कि डी ब्रॉगली ने 1924 के अंदर दिया था। बहुत आसान सी बात है, एक मासूमाना सवाल था, एक बड़ी इनोसेंट सी एक सजेशन थी, जो इनोसेंट भी कह सकते हो उसको आप, बहुत बोल्ड सजेशन भी आप इसको कह सकते हो ना। इसने कहा कि अगर एक लाइट जो है वो एज अ पार्टिकल बिहेव कर सकती है, तो एक पार्टिकल जो है वो भी एज अ वेव बिहेव कर सकता है। ठीक है, अच्छा, इस चीज को इसने बकायदा थ्योरेटिकल प्रूव भी किया। हम इसको जो है वो आगे लेके चलते हैं और इस चीज को देखते हैं कि इसने इसको थ्योरेटिकली कैसे लिखा, कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना। मैं देखो एक पार्टिकल है, अच्छा ये देखो इसका ये दूसरा नाम भी लिखा होता है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, मतलब पार्टिकल होगा लेकिन उसकी वेव नेचर होगा वो खुद पार्टिकल, जैसे मैं हूं, मैं एक पार्टिकल हूं, तो मेरी वेव नेचर, ये मार्कर है, ये है पार्टिकल, लेकिन इसकी वेव नेचर, देखो वेव्स तो वेव्स होती हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो तो बाय नेचर वेव्स हैं, ठीक है, लेकिन एक वो चीज जो कि वेव नहीं है उसका बिहेव करना एज अ पार्टिकल, ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी, बहुत बड़ा जो है वो सजेशन थी। अब हम इसी डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और इसकी जो है वो इक्वेशंस या फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब देखें, बहुत आसान सी बात है, अगर लेट सपोज ये पार्टिकल है, अगर ये पार्टिकल मार्कर एक पार्टिकल है, एक ऑब्जेक्ट है, अगर ये एज अ वेव बिहेव कर रहा हो, तो क्या मैं इस वेव की, इस पार्टिकल की वेव की वेवलेंथ वगैरह कैलकुलेट कर सकता हूं? क्योंकि जब आप वेव की बात करते हैं तो वेव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे वेव की वेवलेंथ होती है, वेव की फ्रीक्वेंसी होती है ना, तो ये प्रॉपर्टीज में या कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाती है वेव्स की। तो जब भी हम वेव्स की बात करते हैं तो वेवलेंथ आ जाता है, फ्रीक्वेंसी आ जाती है लाजमी। तो भाई अब अगर ये कह रहा है कि एक पार्टिकल एज अ वेव बिहेव कर सकता है, तो क्या उस पार्टिकल की कोई ना कोई वेवलेंथ होगी, उस पार्टिकल की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी? जी हाँ, बिल्कुल। इसने सजेशन के साथ साथ हमें इक्वेशन भी कैलकुलेट करके दी, इक्वेशन भी ड्राइव करके दी कि अगर आपको किसी भी मूविंग पार्टिकल की वेवलेंथ कैलकुलेट करनी हो तो आप उस वेवलेंथ को एक फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है वो हम बना लेते हैं, कोई लंबी चौड़ी डेरिवेशन नहीं है, बहुत छोटी सी डेरिवेशन है, इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, हमें डेरिवेशन करनी है। डेरिवेशन के लिए हम यहां पर जो है वो दो फेमस इक्वेशन यूज करने जा रहे हैं। देखो, एक हम यूज करेंगे मोमेंटम का फॉर्मूला फोटोन के लिए, क्योंकि फोटोन लाइट का पार्टिकल है। फिर हम एक दफा मोमेंटम का फॉर्मूला यूज करेंगे किसी पार्टिकल के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया। पता है दो दफा मोमेंटम का फॉर्मूला हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर है ये चीज, अगर एक वेव एज अ बिहेव कर सकती है पार्टिकल, तो पार्टिकल बिहेव कर सकता है एज अ वेव, तो पार्टिकल का और वेव का एक साथ जिक्र है, तो हमें पार्टिकल का मोमेंटम और फोटोन का मोमेंटम दोनों ही यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहां पर कहां से स्टार्ट करेंगे? मोमेंटम
मोमेंटम ऑफ फोटोन इज, हाँ भाई, फोटोन के मोमेंटम का फॉर्मूला हम यूज करने जा रहे हैं जो हम पहले पीछे पढ़ चुके हैं भाई। फोटोन का मोमेंटम जो होता है वो होता है एच एफ ओवर सी, यानी कि एच न्यू अपॉन सी, या फोटोन का जो मोमेंटम होता है वो होता है एच बाय लैम्डा। ठीक है, अब हम यहां पर जो बेसिकली यूज करने जा रहे हैं फॉर्मूला जो कि हमें डी ब्रॉगले ने कैलकुलेट करके बताया, वो कौन सा यूज करेंगे, मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तो मोमेंटम ऑफ अ फोटोन इज गिवन बाय कौन सा फॉर्मूला, वेवलेंथ वाला फॉर्मूला जो कि ऑलरेडी हमें पता है। तो जनाब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, h बाय लैम्डा, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब दोबारा हम मोमेंटम का फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन इस बार किसी फोटोन या किसी वेव के लिए नहीं, बल्कि इस बार हम फोटोन का मोमेंटम का फॉर्मूला यूज करेंगे किसी पार्टिकल के लिए। और हमें पता है किसी पार्टिकल का, किसी मैटर का, किसी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वो होता है mv, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, नाउ अगेन मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, अब यहां पार्टिकल कोई भी हो सकता है ना, हम यहां पर इलेक्ट्रॉन को मेंशन नहीं कर रहे, जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं, तो जनरल फॉर्मूला किसी के लिए भी हो सकता है। तो हम यहां पर पार्टिकल लिख देते हैं, और पार्टिकल का कोई ना कोई मास होगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉन बिहेव करेगा एज अ वेव, जैसे कि प्रोटॉन बिहेव करेगा एज अ वेव, जैसे कि मार्कर बिहेव करेगा एज अ वेव, तो वो जो पार्टिकल है उसका मास लाजमी होगा, क्योंकि वो पार्टिकल एज अ वेव बिहेव करेगा। तो जनाब मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल ऑफ, मैं लिख देता हूं यहां पर, ऑफ मास m इज, हाँ भाई, पार्टिकल का जो मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन 1 भी मोमेंटम की, इक्वेशन नंबर 2 भी मोमेंटम की है, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। सो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाय कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस, बोथ इक्वेशंस, जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो आप जो है जाहिर सी बात है लेफ्ट साइड पे दोनों पे पी आ रहा है, तो कंपेयर करने का मतलब हो जाएगा ये एम वी आ जाएगा इस तरफ, तो ये हो जाएगा एम वी इक्वल्स एच बाय लैम्डा। गॉट इट। और हमें क्योंकि जब पार्टिकल एज अ वेव बिहेव करेगा तो उस वेव की वेवलेंथ का फॉर्मूला बनाना है, मतलब जब पार्टिकल एज अ वेव बिहेव कर रहा होगा तो उसकी वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला चाहिए या इक्वेशन चाहिए, तो हमें वेवलेंथ का फॉर्मूला एक्चुअली बनाना है। तो ये रहा वेवलेंथ, इस वेवलेंथ को ऊपर मल्टीप्लाई में और ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में, तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या बनने जा रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू, इसको मैं ब्लैक मार्कर से लिख देता हूं, लैम्डा इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, ऊपर h डिवाइडेड बाय एम वी, ये एम वी अपॉन में आ जाएगा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं h बाय एम वी, किसका फॉर्मूला होता है, मोमेंटम का। तो जनाब ये आ गया हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, सो वेवलेंथ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल, देखो कितना अजीब लग रहा है बोलने में, वेवलेंथ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल, पार्टिकल की वेवलेंथ, हाँ क्योंकि पार्टिकल बिहेव करेगा एज अ वेव तो उसकी वेवलेंथ। तो जनाब वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल विच इज एग्जीक्यूटिंग वेव नेचर, सो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या बनेगा, h बाय एम वी, एम जो है वो पार्टिकल का मास है, वेव का मास नहीं होता, वेव का मास नहीं होता, ये m का मतलब है उस पार्टिकल का मास जो कि वेव के तौर पर बिहेव कर रहा है, v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, और अगर mv की जगह आप p लगा दें तो h बाय p। अब आप बोलेंगे सर इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की क्या जरूरत थी, ये तो हम डायरेक्ट यहीं पर कर सकते थे, लैम्डा को ऊपर ले जाए p को नीचे आ जाए, फॉर्मूला तो वही बन रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p। ऐसा नहीं कर सकते थे, हमने लिखा हुआ यहाँ पर ये जो फॉर्मूला था ये फोटोन के मोमेंटम का था, हम फोटोन के ही मोमेंटम को लैम्डा के लिए कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये तो चीटिंग हो जाएगी, है ना, ये तो बहुत ही ज्यादा शॉर्टकट हो गया चीटिंग की फॉर्म के अंदर। तो भाई एक्चुअल प्रोसेस हमें फॉलो करना है। ठीक है, अक्सर क्या कर बोलते हैं स्टूडेंट्स वगैरह, सर हम डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे इसको लैम्डा को वहां ले जाए, पी को नीचे ले जाए, फॉर्मूला वही बन गया बिल्कुल, ऐसा नहीं कर सकते, साफ साफ लिखा हुआ ये फोटोन का मोमेंटम है, किसी पार्टिकल का नहीं। फिर पार्टिकल का मोमेंटम ये रहा, कंपेयर करो बकायदा एक्चुअल स्टेप्स फॉलो करने के बाद ये फॉर्मूला आप बनाएंगे। तो भाई ये है वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल जो कि बिहेव कर रहा है एज अ वेव। तो इसी वेवलेंथ को हम डी ब्रॉगले वेवलेंथ भी कहते हैं, और जाहिर सी बात है जो वेव होती है इस वेव को भी हम क्या बोलते हैं, डी ब्रॉगले वेव भी कह रहे होते हैं। सो इसको हम यहां पर लिख सकते हैं कि इट इज द वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल बिहेविंग एज अ वेव।
ये जो है वो वेवलेंथ का फॉर्मूला है, जो पार्टिकल बिहेव कर रहा है एज अ वेव। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो है हम लोग यहां पर लिख सकते हैं देखो, ऐसी वेव्स जो कि मैटर से एसोसिएट करती हूँ, मैटर से रिलेट करती हूँ, ऐसी वेव्स को मैटर वेव्स भी कहते हैं, और ऐसी वेव्स को हम डी ब्रॉगली वेव्स भी कह रहे होते हैं। तो सच वेव्स आर कॉल्ड, यहां पर लिख सकता हूं मैं, सच वेव्स आर कॉल्ड मैटर वेव्स और डी ब्रॉगली वेव्स। डी ब्रॉगली। अब हम ये चेक करते हैं कि क्या हम किसी पार्टिकल, एक ऐसी रफ एक एस्टिमेट या रफ एक जो है कैलकुलेशन करके देखते हैं कि ये जो हमारे पास फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी, इसको हम कैसे यूज करते हैं। लेट्स सपोज इमेजिन कर लेते हैं हमारे पास कोई एक डेली लाइफ से एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास एक बुलेट है, बुलेट का मास 20 ग्राम सपोज कर लेते हैं, और वो मूव करते हुए जा रही है 330 मीटर पर सेकंड के साथ। ठीक है, अब हम ये चेक करते हैं कि अगर एक बुलेट है जिसका इतना मास हो और अगर इतनी वेलोसिटी के साथ अगर वो मूव कर रही हो, और अगर इन केस अगर वो बिहेव कर रही है एज अ वेव, तो इस बुलेट की वेवलेंथ कितनी होगी, क्योंकि आपको वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए मास और वेलोसिटी ही तो चाहिए, और ये दोनों चीजें आपको गिवन है। तो इसको कैलकुलेशन करके चेक करते हैं। देखें, हमारे पास लैम्डा हमें कैलकुलेट करना है, एच की वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड होती है। हम कह रहे हैं कि मास जो है वो बुलेट का वो है 20 ग्राम, और जब 20 ग्राम को आप कन्वर्ट करते हैं उसमें किलोग्राम्स के अंदर, तो एक्चुअली बन जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी हम इमेजिन कर लेते हैं, लेट सपोज 330 मीटर पर सेकंड। 20 ग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट किया है मैंने, कैसे किया है, 20 जो ग्राम था उसको डिवाइड किया 1000 से, तो जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 2 इंटू 10⁻⁻2। अच्छा, कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये देखें, 330 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर आ जाएगा 330 इंटू 2, ये बन जाएगा 660, और इंटू 10⁻⁻2 ऑलरेडी मौजूद है, बाकी 6.63, ठीक है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, -2 को अगर हम नीचे से खत्म करें तो ये बन जाएगा 6.60। दोबारा बता रहा हूं, -2 को अगर हम खत्म करें, डेसिमल यहां पर है, तो ये बन जाएगा 6.60। तो मैं पावर्स को ही नीचे खत्म कर देता हूं, तो ये बन जाएगा 6.60, और पावर वैसे खत्म हो चुकी है, बाकी जब कैंसिल होंगे तो 1 बचेगा, तो ये बन जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻34, और लैम्डा का यूनिट क्या होता है, मीटर। अब आप नोट करें, एक ऐसा पार्टिकल जिसका मास है इतना और जिसकी स्पीड है इतनी, बुलेट की मिसाल दी थी हमने। अच्छा, बुलेट भी कोई हल्की नहीं मूव करती, अच्छी खासी स्पीड के साथ मूव कर रही होती है, लेकिन फिर भी इसकी स्पीड कम है, इसको हम ऑर्डिनरी स्पीड कंसीडर करते हैं जब हम मॉडर्न फिजिक्स की बात करते हैं। इतने मास का ऑब्जेक्ट इतनी स्पीड से मूव कर रहा हो, तो अगर वो बिहेव कर रहा होगा ऐसा वेव, तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो इतनी निकलेगी, 1 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। इतनी कम है, इतनी कम है कि आप इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इट इज निग्लिजिबल। बात समझ आई? यहां से हमें एक बात पता चलती है, यहां से ये बात पता चलती है कि जो सजेशन है ना, जो इसने सजेशन की कि हाँ भाई एक पार्टिकल, वो जो सजेशन दी वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जैसे कि प्रोटॉन्स हो गए, उनके मासेस बहुत कम और उनकी स्पीड ज्यादा होती है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, तब जाके हमें जो है वो ऐसी वेवलेंथ्स मिलती हैं जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए, ठीक है। अच्छा, ये देखिए -34 मीटर बहुत स्मॉल है, क्योंकि अगर आप बात करें, लेट्स सपोज हम एक्स रेस की बात करें, एक्स रेस की जो वेवलेंथ होती है बहुत शॉर्टर होती है, शॉर्टर वेवलेंथ होती है। एक्स रेस की जो रेंज होती है वेवलेंथ की, वो होती है 0.01 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर तक। मतलब अगर मैं कह रहा हूं 0 पॉइंट, यहां लिख के दिखाता हूं, 0.01 नैनोमीटर की बात कर रहा हूं मैं, नैनोमीटर मतलब ये बन जाएगा 1 इंटू 10⁻, नैनोमीटर होगा बिल्कुल, -11 मीटर। अब आप नोट करें कि एक्स रे की वेवलेंथ की जो रेंज है वो यहां से स्टार्ट होती है, वो 10 नैनोमीटर तक जाती है। अब आप देखें, एक्स रे की वेवलेंथ इतनी है -11 मीटर, जो कि शॉर्टर वेवलेंथ में आता है हमारे पास, शॉर्टर वेवलेंथ और हायर फ्रीक्वेंसी। तो भाई इसको कहां से ऑब्जर्व करेंगे, ये तो -11 है, -11 भी नहीं, -21 भी नहीं, -34 मीटर तक चला गया ये। तो इससे हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्ट्स विद लार्जर मास एंड ऑर्डिनरी स्पीड
इनकी जो वेवलेंथ होती है वो इतनी स्मॉल होती है, इतनी स्मॉल होती है, जिसको आप इससे अच्छा निग्लेक्ट कर दें, मतलब वो नेग्लिजिबल होती है। यहां से हमें ये बात पता चलती है। पहले काम करें, ये रफ सी कैलकुलेशन, अगर आप इसको नोट करना चाहें तो उसको नोट कर लें भले, वरना इसको हम रफ करके यहां पर एक बात लिख देते हैं, ठीक है। इस कैलकुलेशन से हमें ये बात पता चली है, वो क्या है यहां पर मैं लिखवा देता हूं। एन ऑब्जेक्ट या अ पार्टिकल with larger mass and moving with ordinary speed, यानी कि लो स्पीड, ordinary speed has such small wavelength, which can be neglected या which cannot be observed, मतलब negligible, that is negligible, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि ये जो है फॉर्मूला उन पार्टिकल्स के लिए वैलिड है जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, जैसे कि प्रोटॉन्स। इनके मासेस बहुत कम होते हैं, इनकी स्पीड ज्यादा होती है, तो वो बकायदा जब बिहेव करते हैं एज अ वेवलेंथ, तो वो उनकी जो वेवलेंथ आती है वो एंगस्ट्रॉम तक आती है, मतलब एंगस्ट्रॉम मतलब पावर जो होती है -10 मीटर्स तक आती है, ठीक है। तो पहले काम ही करें, आगे बढ़ने से पहले इन तमाम बातों को नोट करें, फिर हम चलते हैं आगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। और अभी हमने ये बात देखी कि अगर कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास ज्यादा हो और ऑर्डिनरी स्पीड से मूव करे, तो उसकी वेवलेंथ नेग्लिजिबल होती है, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। और ऑन दी अदर हैंड, अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि अगर आप बात करें, मतलब रफ से अगर एस्टिमेट लगाएं 6.63 इंटू 10⁻⁻34, ये h की वैल्यू है। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻31। स्पीड इमेजिन कर लेते हैं, लेट्स सपोज 10⁻7, और ये स्पीड इतनी होती भी है इनकी ना, ऐसे सिर्फ इमेजिन नहीं कर रहे हम लोग। इसको सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट इतना आंसर आएगा, -10 मीटर। अब आप नोट करें, ऑन दी अदर हैंड अगर हम इलेक्ट्रॉन की इतनी स्पीड के ऊपर अगर वेवलेंथ निकाल रहे हैं, तो इतनी वेवलेंथ आ रही है -10 मीटर, एंगस्ट्रॉम के अंदर आ गई है, ठीक है। मतलब ये वेवलेंथ एक्सरे की जो वेवलेंथ की रेंज है उसमें लाई कर रही है, उसमें फॉल कर रही है। अब इसको आप मेजर भी कर सकते हैं, इसको आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्क है एक ज्यादा मास ऑर्डिनरी स्पीड वाले पार्टिकल की वेवलेंथ में, और एक बहुत कम मतलब मास वाला पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल और ज्यादा स्पीड के साथ मूव करने वाले पार्टिकल के वेवलेंथ के अंदर फर्क आता है, ठीक है। तो ये बड़ा फर्क होता है। तो आप क्या बोलेंगे यहां पर, जो हम वेवलेंथ की बात करते हैं, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है, वो एक्चुअली ऑब्जर्व या मेजरेबल जब होती है जब पार्टिकल बहुत ज्यादा स्मॉल हो, सब एटॉमिक पार्टिकल हो। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं अभी, जिसको हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी कहा है, H अपॉन P, यानी कि H अपॉन मोमेंटम, या फिर P की जगह पे आप लगा देंगे mv। इसका मतलब ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। हमारे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला एक और होता है, और वो होता है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। वो भी लिख लेते हैं, डी ब्रॉगली wavelength in terms of kinetic energy, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होनी चाहिए। यहां पर एक रफ सा मैं आपको जो है वो कैलकुलेशन करके बताऊं अगर, या डेरिवेशन करके बताऊं अगर, तो हमें एक बात पता है कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 12mv²। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है ना। और हमें ये भी पता है कि मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है, साथ साथ यहां बता देता हूं, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv, और यहां से अगर हम v का फॉर्मूला बनाना चाहें तो ये बन जाएगा मोमेंटम अपॉन मास इज इक्वल टू v। ऐसा है। अब हमें क्या करना है, इस v की जगह पे, वैसे ये फॉर्मूला ऑलरेडी है, आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको ड्राइव करके बता रहा हूं ताकि आपको रिकॉल हो जाए। इस v की जगह पे हमें ये
वेलोसिटी का फॉर्मूला पुट करना है, ये v वेलोसिटी के लिए ना, तो p अपॉन m। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, हाफ m, v की जगह पे क्या आएगा, p अपॉन m, v पर स्क्वायर है मतलब इन दोनों पर स्क्वायर हो जाएगा, p स्क्वायर ओवर m स्क्वायर, स्क्वायर से m कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बचा हुआ है, ऊपर p स्क्वायर है और नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय m। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, ये बात मैं आपको बहुत दफा पीछे लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूं, ठीक है। और यहीं से अगर हम मोमेंटम का फॉर्मूला निकालना चाहें तो यहां पर 2m डिवाइड कर रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या मिलेगा, 2m। काइनेटिक एनर्जी को हम k से रिप्रेजेंट कर देते हैं खाली, k, और स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म करेंगे तो ये आ जाएगा रेडिकल। जनाब ये बन गया मोमेंटम का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पर इस वाले फॉर्मूले में जहां पर मोमेंटम आ रहा है p, इस p की जगह पे जस्ट हमें ये पुट करना है, तो देखिए हमारे पास लैम्डा का यानी कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का एक और फॉर्मूला मिल जाएगा, एंड दैट विल बी h बाय p की जगह पे क्या आ जाएगा, रेडिकल 2m और काइनेटिक एनर्जी। समझ आई बात? जी सर समझ आ गई, कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर, आसान सी बात है। तो हमारे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ के दो फॉर्मूला आपके पास मौजूद हैं, एक है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम और एक है डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको मोमेंटम गिवन हो तो मोमेंटम वाला फॉर्मूला यूज करिएगा, और अगर मास के साथ काइनेटिक एनर्जी गिवन हो तो काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज करिएगा। वैसे ये वाला फॉर्मूला कम यूज होता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। एक और फॉर्मूला होता है इसका इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, यानी कि इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन होता है और आपसे पूछा जा रहा होता है कि बताओ वेवलेंथ कितनी होगी डी ब्रॉगली, लेकिन क्योंकि वो टॉपिक डिफरेंट है, वो टॉपिक ही दूसरा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। वो फॉर्मूला एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो वो हम उसी टॉपिक में पढ़ेंगे जो हम आगे पढ़ेंगे, यानी कि इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो जनाब ये थी हमारे पास ओवरऑल जो डिस्कशन डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की, जिसमें हम लोगों ने जो है वो थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ा, लाइट के पार्टिकल नेचर का, लाइट के वेव नेचर का, देन पार्टिकल के खुद पार्टिकल नेचर और पार्टिकल के वेव नेचर का भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया, जो कि हमें डी ब्रॉगली ने सजेस्ट भी किया था। डेरिवेशन करके फॉर्मूला बनाया वेवलेंथ का, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझी सीखी कि ये वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है या जो वेवलेंथ है किन पार्टिकल्स के लिए मेजरेबल होगी और किन पार्टिकल्स के लिए मेजरेबल नहीं होगी। तो पता चला कि अगर मैसिव बॉडीज हैं और कम स्पीड होगी तो उनकी वेवलेंथ तो होगी, लेकिन वो ऑब्जर्वेबल नहीं होगी, मेजरेबल नहीं होगी। और इसी तरीके से अगर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, लाइटर पार्टिकल्स हैं और मूविंग विद हायर वेलोसिटीज हैं, तो उनकी जो वेवलेंथ होगी वो बाकायदा मेजरेबल होगी, और वो लाए करती है जो वेवलेंथ होती है, एक्सरेज की जो रेंज होती है उसमें लाए करती है, ठीक है। तो ये सारी बात हमने डिस्कस करी। पहले काम करें, इन बातों को नोट कर लें जो यहां पर लिखी हुई है, फिर हम चलते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का आर्टिकल, आज का टॉपिक, जिसको हम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस या वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं। ये हो गया हमारा कंप्लीट थ्योरेटिकल टॉपिक था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो आपको पता होगा, वो इसी थ्योरी का एक्सपेरिमेंट है, जिसको हम डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो टॉपिक है बहुत आसानी से क्लियर हो गया होगा, इसके कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है जनाब। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।